हाय नमस्कार एवरीवन। कैसे हो? सब अच्छे होंगे। आप सभी का स्वागत है हमारे परिवार इस सीकर क्लासेज यूट्यूब चैनल पर। और आज मैं जो करंट जीके की क्लासें चल रही है उन्हीं का नया सेशन लेकर आपके सामने हाजिर हूँ, मिस्टर प्रेम। तो देखिए हम आगे चल के देखते हैं आपके। और पहले आप सभी को जो नवरात्रा चल रहे हैं माता रानी की, उनकी आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। आप पर हमेशा माता रानी का आशीर्वाद बना रहे, यही मैं आशा करता हूँ और दुआ करता हूँ। तो चलो आज का सेशन हम स्टार्ट करते हैं। अपने इस सेशन की कड़ी को देखते हैं, जो मोटिवेशनल थॉट लेके आते हैं उसी से स्टार्ट करते हैं। तो उसमें अपना मोटिवेशनल थॉट क्या है? सीकर क्लासेज का मोटिवेशनल थॉट है। तो देखिए, लोगों की निंदा से घबराकर अपना रास्ता मत बदलना। लोगों की निंदा से घबराकर अपना रास्ता मत बदलना, क्योंकि सफलता शर्म से नहीं साहस से मिलती है। हम लोग क्या करते हैं, कभी कभी अपना कि लोग क्या कहेंगे, लोग क्या कहेंगे, यह सबसे बड़ी मुसीबत है। और इसी को लेकर हम अपने रास्ते बदल लेते हैं, कभी शर्म से, कभी निंदा से, कभी कोई क्या कहेगा ये सोचकर। तो यदि हमें कुछ करके दिखाना है, कुछ पाना है, तो हमें लोगों की निंदा से घबराकर या कोई क्या कहेगा ये सोचकर अपना रास्ता कभी नहीं बदलना है। इसी की मोटिवेशनल थॉट के साथ हम आज अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं। जो करंट जीके की क्लास है उसके सेशन को स्टार्ट करते हैं। और उसमें हम पहले लेते हैं, जो कल क्या था, 15 अक्टूबर। 15 अक्टूबर को हम क्या मनाते हैं? डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की जयंती। और उसी के ऊपर हम देखते हैं 15 अक्टूबर 2023 वो क्या था, कल क्या था? 15 अक्टूबर 2023 थी। तो उसको क्या मनाते हैं? डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की जयंती के रूप में मनाया जाता है। तो जयंती के रूप में मनाया जाता है। फिर उसी को जो संयुक्त राष्ट्र संघ है उसने 15 अक्टूबर को क्या घोषित कर दिया? विश्व विद्यार्थी दिवस। विश्व विद्यार्थी दिवस किसने घोषित किया? संयुक्त राष्ट्र संघ ने। कब किया? 15 अक्टूबर 2015 को। तो क्या पूछा जाए, आपसे पूछा जाए कि पहला विश्व विद्यार्थी दिवस कब मनाया गया, तो आपको बताना है 15 अक्टूबर 2015 को। इसी के साथ, और इनकी ये थीम थी कि आपको जब भी आप कोई कार्य करते हो उसमें असफल होते हो तो उसमें आपको हार नहीं माननी है, क्योंकि वो असफल होने का मतलब है कि उस आपने उसकी शुरुआत की है। जीतने की जो पहली सीढ़ी है उसकी शुरुआत आपने कब की है? जब आप पहले बार असफल हुए तभी आपने कुछ सीखना स्टार्ट किया और जीतने की एक पीढ़ी को क्रॉस किया। तो आपको ध्यान में रखना है कि इसकी थीम है कि आपको कभी भी कोई कार्य करते हो तो उसमें असफल हो जाते हो तो उसमें आपको हार नहीं माननी है। वो आपकी सफलता की पहली सीढ़ी है, इसको ध्यान में रखना। फिर ये जो सीखने की पहली सीढ़ी है उस वो कौन सी है कि पहली बार जब आप असफल होते हो वही। तो 15 अक्टूबर 2015 से इसको स्टार्ट किया गया था। तो कल क्या था? 15 अक्टूबर 2023 थी। तो उसी दिन अब एपीजे अब्दुल कलाम की जयंती थी और इसी दिन विश्व विद्यार्थी दिवस मनाया जाता है। तो राष्ट्रीय विद्यार्थी दिवस कब मनाया जाता है, इसको ध्यान में रखना। राष्ट्रीय विद्यार्थी दिवस कब मनाया जाता है, इसको ध्यान में रखना। तो यह मनाया जाता है 9 जुलाई को। 9 जुलाई को राष्ट्रीय विद्यार्थी दिवस मनाया जाता है, इसको ध्यान में रखना। फिर हम देखते हैं इसी की कड़ी में आगे, ये जो 10 अक्टूबर को मनाया गया था, अब इन अब्दुल कलाम जी है, इनका जन्म कहाँ हुआ था? उनका जन्म हुआ था रामेश्वरम। रामेश्वरम धनुषकोडी एक जगह है, धनुषकोडी रामेश्वरम, वहां पे इनका जन्म हुआ था, जो पड़ता है अपने यहाँ पर केरल में, सॉरी तमिलनाडु में। रामेश्वरम धनुषकोडी रामेश्वरम है जो तमिलनाडु में पड़ता है। उनका जन्म हुआ था 15 अक्टूबर 1931 को। ये ध्यान में रखना, बस यही एक दो फैक्ट है उनको आपको ध्यान में रखना है। आज के जो 15 अक्टूबर 2023 का वो राष्ट्रीय विद्यार्थी दिवस के रूप में मनाया जाता है। उनकी थीम क्या थी कि आप जब भी किसी कार्य करते हो उसमें असफल होते हो तो उसमें आपको हार नहीं माननी है, क्योंकि ये आपकी सफलता की शुरुआत है। तो इसको ध्यान में रखा। विश्व विद्यार्थी दिवस मनाया, और राष्ट्रीय विद्यार्थी दिवस कब मनाया जाता है? 9 जुलाई को। अब्दुल कलाम जी का जन्म कब हुआ था? 15 अक्टूबर 1931 को। कहाँ हुआ था? धनुषकोडी रामेश्वरम, जो तमिलनाडु में पड़ता है। बस इतना सा ध्यान में रखना है।
इनका जीवन है वो एक विद्यार्थी के प्रति समर्पित था और एक अच्छा लगाव था, इसीलिए इनका विद्यार्थी दिवस के रूप में मनाया जाता है। ये एक वैज्ञानिक भी थे, लेखक भी थे और अध्यापक भी थे, इसीलिए इनके दिवस को इतनी महत्वता दी गई है। संयुक्त राष्ट्र के ये हमारे क्या है कि 11वें राष्ट्रपति बने थे, 11वें राष्ट्रपति बने थे। कब बने थे? तो वो बने थे 2002 में। ये भी थोड़ा सा ध्यान में रखना, ये अपने 11वें राष्ट्रपति थे, 2002 में राष्ट्रपति के लिए चुने गए थे। मिसाइल मैन के नाम से इनको जाना जाता है। ठीक है, इतना हमने पढ़ा अब्दुल कलाम जी के बारे में। अब हम हमारा जो सेशन है उसके नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो देखिए पहला क्वेश्चन क्या है हमारा, इसको केंद्रीय वित्त मंत्रालय द्वारा किसे नवरत्न कंपनी का दर्जा दिया गया। हमें यह बताना है कि भारत में जितनी भी कंपनियां जो सेंट्रल पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग में आती है उनमें से कुछ महारत्न कंपनियां हैं, कुछ नवरत्न कंपनियां और मिनी रत्न कंपनियां, उनके काम के और उनके कार्य के और जो उनकी जो अर्निंग होती है उसके हिसाब से इनको बांटा जाता है। तो इसमें हमने पता केंद्रीय वित्त मंत्रालय द्वारा किसे नवरत्न कंपनी का दर्जा दिया गया अभी हाल ही में, तो हमें यह बताना है। तो उसमें एक रीट्स है, बीएसएनएल है, सीएसएल है या डीएसआई, हमें यह बताना है। तो आपको इसका जवाब बताना है किसे मिला है, तो इसका आंसर होगा रीट्स, RITES, जो है रेल इंडिया टेक्निकल एंड इकोनॉमिक सर्विस, रेल इंडिया टेक्निकल एंड इकोनॉमिक सर्विस लिमिटेड, इसका नाम है, रीट्स की फुल फॉर्म है, इसको मिला था। और एक थी इरोकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड, ये भी दोनों वैसे रेलवे के लिए काम करती है, रेलवे की कंपनियां है। तो इनको क्या किया गया अभी हाल में, भारत सरकार का जो वित्त विभाग है उसके द्वारा, वित्त मंत्रालय उसके द्वारा इसे नवरत्न कंपनी का दर्जा दिया गया है। इसको हमें ध्यान में रखना है। ये जितनी भी कंपनियां होती है ये सीपीएससी के अंडरटेकिंग होती है, मतलब सेंट्रल पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेस, या फिर यहाँ यू आए तो सेंट्रल पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, ये कंपनियां होती है, इन्हीं को दिया जाता है। तो इसको इतना सा बस थोड़ा सा ध्यान में रखना। अब इसमें इसका जो नंबर है, जो रीट्स है वो 16वें नंबर की है अभी हाल ही में, और जो आयरोकॉन है इसको 15वें नंबर की है। ये थोड़ा सा ध्यान में रखना। 16वें नंबर की जो नवरत्न कंपनी है वो कौन सी है, रीट्स है, और 15वें नंबर की इरिकॉन है, इनको ध्यान में रखना। तो अभी हाल ही में हमें पूछो कि कुल महारत्न कंपनियां कितनी है। महारत्न कंपनियों के बारे में यदि आपसे पूछा जाए तो उनकी संख्या अभी फिलहाल में 12 है। इसका ध्यान में रखना। अब पूछा जाए कि आपको नवरत्न कंपनियां, तो नवरत्न कंपनियों का आपसे पूछा जाए तो आप क्या बताओगे? अरे आप यही तो बताओगे ना, जो अभी हाल ही में 16वीं मिली है तो 16 हो गई ना, ये बतानी है। फिर मैं पूछूं कि मिनी रत्न कंपनियां, भारत में मिनी रत्न कंपनियां कितनी है, तो वो है 62। बस इतने डाटा आपको ध्यान में रखनी है। हाल ही में भारत सरकार के वित्त मंत्रालय द्वारा नवरत्न कंपनी का दर्जा दिया गया है। किन्हें दिया गया है? एक तो रीट्स को दिया गया है, एक इरोकॉन को दिया गया है। इनमें इरोकॉन को 15वें नंबर की, 16वें नंबर की दी गई है रीट्स को। फिर महारत्न कुल कंपनियां 12 है, नवरत्न कंपनियां हो गई 16 और मिनी रत्न कंपनियां 62 है। बस इतना सा ध्यान में रखना है इसमें। ये एक न्यूज थी, वो आपके सामने क्वेश्चन बन के उभर के आ रही। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं आज के सेशन में। वो है कि आईओसी का मतलब है इंटरनेशनल ओलंपिक कमिटी, जो अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति है, उसने चार्टर के उल्लंघन, चार्टर मतलब उनके कुछ नियम होते हैं, उनके उल्लंघन के लिए किस देश की ओलंपिक समिति को निलंबित कर दिया है, ये बताना आपको। क्योंकि ओलंपिक गेम होने वाले 2028 में, अभी ओलंपिक गेमों को लेकर बैठकें वगैरह चल रही है। कल ही हमारे यहाँ 141वीं जो बैठक हुई थी उसकी नरेंद्र मोदी जी ने उद्घाटन किया था। तो इसको ध्यान में रखना। तो किसको किया यह बताना है। आईओसी इंडियन ओलंपिक कमेटी, आरओसी रूस ओलंपिक कमेटी, या पीओसी पाकिस्तान ओलंपिक कमेटी, या एसओसी श्रीलंका ओलंपिक कमेटी, यह आपको बताना है। तो इसमें सही आंसर है हमारा आरओसी, जो रूस की है, रूस ओलंपिक जो रूस ओलंपिक समिति है उसको क्या किया है, आईओसी इंटरनेशनल ओलंपिक समिति ने क्या कर दिया,
निलंबित कर दिया। उसका कारण उन्होंने क्या दिया कि यूक्रेन की एनओसी के अधिकार में शामिल करने के निर्णय के बाद, मतलब यूक्रेन और रूस में जो युद्ध चल रहा है उसमें कुछ ऐसे ही उन्होंने क्या किया कि यूक्रेन की जो एनओसी थी उसके अधिकार को इसमें शामिल कर लिया। इसलिए उन्होंने क्या किया कि इसको आरओसी को निलंबित कर दिया, क्योंकि ये चाहता है कि यूक्रेन मेरे अंडर में रहे, तो उनकी जो जितने भी पॉलिसी है वो खुद यूज करना चाहता है, उसकी एनओसी उसने शामिल कर ली किसमें, आईओसी के अपने आरओसी में। तो इनको इस आरओसी को निलंबित कर दिया गया आईओसी के द्वारा, इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी के द्वारा। चलो आगे चलते हैं। आईओसी के अध्यक्ष कौन है ये आपको बताया मैंने कल भी, थॉमस बोक, ये ध्यान में रखना। फिर देखो इसी सेशन की आगे वाली कड़ी में हम देखते हैं कि सत्यजीत रे लाइफ टाइम फिल्म अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया, ये ध्यान में रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एसएससी तो इसको टारगेट करती है। सत्यजीत रे लाइफ टाइम फिल्म अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया ये हमें बताना है। तो सत्यजीत रे से किसे गया, माइकल डगलस को, आमिर खान को, शाहरुख खान को या अक्षय कुमार को, ये हमें बताना है। तो देखिए इसमें राइट आंसर होगा माइकल डगलस। माइकल डगलस को सत्यजीत रे लाइफ टाइम फिल्म अवार्ड से नवाजा गया है, ये आपको ध्यान में रखना। इसका जो 54वें भारतीय 54वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव कहाँ किया जा रहा है, 54वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव कहाँ किया जा रहा है, तो ये ध्यान में रखना, ये हमारा गोवा में चल रहा है। 54वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव कहाँ पे चल रहा है, गोवा में। उसी में इसको अवार्ड दिया गया सत्यजीत रे लाइफ टाइम फिल्म अवार्ड। किसे नवाजा गया है, तो माइकल डगलस को, ये हमें ध्यान में रखना है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका थोड़ा ध्यान में रखना। अपने सेशन के नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं। तो देखिए ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2023 में भारत की रैंक कौन सी है, ये आपको बतानी है कि जो अभी हाल ही में ग्लोबल हंगर इंडेक्स जारी की है उसमें भारत की रैंक कौन सी है, 125वीं, 111वीं या 107 या 105, तो ये हमें बताना है। तो इसमें भारत की रैंक है 111, भारत की रैंक 111 है 2023 की हंगर इंडेक्स रिपोर्ट में, ये हम ध्यान में रखना। अभी 4 पायदान कम हुई है, पहले कितनी थी, 107, 107 किस में थी, 2022 में, ये हमें ध्यान में रखना है। भारत की ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2023 में 111वां है, 2022 थी उस रिपोर्ट में 107वां स्थान था। और जब भी अभी हाल ही में कुल 125 देशों की ये सूची है, उसमें भारत का स्थान कौन सा है, 111वां। ये बस इतना सा ध्यान में रखना है। ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2023 में भारत की रैंक कौन सी है, तो 111वीं। इसी के हमारे सेशन के हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये देखो भारत का पहला नंबरलेस कार्ड किसने लॉन्च किया, ये मैं बताने है कि भारत में पहला नंबरलेस कार्ड लॉन्च किया है, वो हमें बताना। उसका कारण क्या है कि हमें क्या होता है कि जो जितने भी अपने नंबरलेस कार्ड है ये हमें बताना है, ये क्रेडिट कार्ड है, नंबरलेस क्रेडिट कार्ड, क्योंकि हमें क्रेडिट कार्ड के नंबर याद रखने में बहुत ज्यादा दिक्कतें होती है, कोई चुरा ले कोई कुछ, ऐसे बहुत ज्यादा सावधानी बरतनी पड़ती है। तो इसके लिए भारत में क्या किया, दो बैंकों ने मिलकर क्या कर दिया नंबरलेस कार्ड जारी कर दिया। तो नंबरलेस कार्ड किसने किया है, तो हमें बताना, एसबीआई, एक्सिस और 5 या पीएनबी या बैंक ऑफ बड़ौदा। तो इसमें हमें बताना है, तो इसका राइट आंसर होगा एक्सिस एंड 5। एक्सिस एंड 5 इन दोनों ने मिलकर क्या किया है कि भारत में एक क्रेडिट कार्ड है जो नंबरलेस क्रेडिट कार्ड जारी किया अभी हाल ही में। इससे भारत की जनता की जो काफी दुविधाएं होती है नंबर याद करने की, नंबर सुरक्षित रखने की, वो सोल्व हो जाएगी। तो इसको ध्यान में रखना, किसने किया है, एक्सिस और 5 ने मिलकर क्या किया है, भारत का पहला नंबरलेस कार्ड लॉन्च किया है। आज के सेशन के हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो देखो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको मैं कहूं तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट में लगा देना। आने वाले कोई से भी एग्जाम हो उसमें आपको 101% ये पूछा जाएगा कि तंजानिया के राष्ट्रपति कौन है, जो हाल ही में अभी भारत दौरे पे आए थे, 2 दिवसीय दौरे पे आए थे। तो बताइए तंजानिया के राष्ट्रपति कौन है, उल्हैक सामिया सुलह या सिरिल रामाफोसा या मिगिल दियाज, इनमें से हमें बताना है। तो इसका आंसर होगा सामिया मुलह। जो सामिया मुलह है वो तंजानिया की राष्ट्रपति है, जो एक महिला है
जो अभी हाल ही भारत दौरे पे आई थी 2 दिवसीय के लिए। तो ये इम्पोर्टेंट क्यों हो जाता है? एक तो भारत दौरे पे आई है, तंजानिया और भारत के बीच द्विपक्षीय व्यापार को बढ़ाने के लिए। दूसरा, जो जेएनवी अपनी यूनिवर्सिटी है दिल्ली वाली, उसने इनको क्या किया दिया है? डॉक्टरेट की मानक डॉक्टरेट की मानक उपाधि से नवाजा है। बस ये ध्यान में रखना, डॉक्टरेट की मानक उपाधि से किस राष्ट्र, कौन से देश के राष्ट्रपति को जेएनयू ने दिया है? डॉक्टरेट की मानक उपाधि से किस देश के राष्ट्रपति को नवाजा गया है? तो आपको बताना है तंजानिया के राष्ट्रपति। वो कौन है? सामिया सुलह है। ये पहली महिला राष्ट्रपति है जिसे जेएनयू ने, जो जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी दिल्ली है, उसने डॉक्टरेट की मानक उपाधि से इसे नवाजा है। तो इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसको ध्यान में रखना। ये भारत में 6 रोड मैप समझौतों के साथ हस्ताक्षर किए हैं। 6 रोड मैप समझौते भारत और तंजानिया के बीच हुए हैं। उनमें स्वास्थ्य, रोड इंफ्रास्ट्रक्चर आदि को लेकर है, जिसमें तंजानिया के राष्ट्रपति आए थे, वो थे सामिया सुलह। वो एक महिला राष्ट्रपति है तंजानिया की, जिसने जेएनयू द्वारा उनको डॉक्टरेट की मानक उपाधि से नवाजा गया है। इसको ध्यान में रखना। 6 रोड मैप भारत और तंजानिया के बीच हुए हैं। तो इतना इंपॉर्टेंट है कि जो पहली महिला है तंजानिया की राष्ट्रपति सामिया सुलह, उसको जेएनयू ने डॉक्टर की मानक उपाधि से नवाजा गया है। इसी के हम हमारे सेक्शन के नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो देखो कितना अच्छा क्वेश्चन है। कोप 28 का सम्मेलन कहाँ होगा, ये हमें बताना है। कोप 28 का आयोजन कहाँ होगा, ये हमें बताना है। कोप क्या है? एक कॉन्फ्रेंस, ये एक कॉन्फ्रेंस है जलवायु परिवर्तन को लेकर। जलवायु परिवर्तन को लेकर एक कॉन्फ्रेंस है, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज। इसकी फुल फॉर्म है कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज। कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज, इसको ध्यान में रखना। कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज है। कोप 28 का आयोजन कहाँ होगा? तो ये कोप के बारे में हम पढ़ लेते हैं। इसकी फुल फॉर्म कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज, जो जलवायु परिवर्तन को लेकर वर्ल्ड पूरे एक मंच पे आता है। उसमें जो भी देश भाग लेते हैं वो कोप के अंडरटेकिंग लेते हैं। उसकी फुल फॉर्म है कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज। वैसे इसको यूएनसीसी कहा जाता है, यूएनसीसी। इसकी फुल फॉर्म होती है यूनाइटेड नेशंस क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस। यूनाइटेड नेशंस क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस। बस इतना ध्यान में रखना। यूएनसीसी है, उसकी फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशन क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस। इसमें क्या है कि जो कोप है, कोप ऐसे लिया है कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज के, जितने भी देश है वो इस कॉन्फ्रेंस में भाग लेते हैं। तो 28 का सम्मेलन कहाँ होगा ये हमें बताना है। दुबई, यूएसए, जापान या मिस्र। ये सीकर यहाँ आना था, यहाँ मिसप्रिंट हो गया। तो दुबई, यूएसए, जापान और मिस्र, इसको ध्यान में रखना। तो ये देखो कोप 28 का आयोजन कहाँ होगा? तो ये होगा दुबई में। इसको ध्यान में रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कोप 28 कहाँ होगा? दुबई में होगा। तो मैं कहूँ 2000 जो कोप 27 है उसका आयोजन कहाँ हुआ? तो वो हुआ था मिस्र में। कोप 27 का आयोजन कहाँ हुआ? वो हुआ था मिस्र में। कोप 28 का कहाँ होगा? दुबई में। ये किस लिए है? जो अपने क्लाइमेट परिवर्तन हो रहे हैं, जलवायु परिवर्तन है, उस पर विशेष बैठकें की जाती है। उनमें कार्बन डाइऑक्साइड वगैरह इनको रोकने के लिए, इनका उत्सर्जन कम करने के लिए ये काम किए जाते हैं। तो इसको हमें थोड़ा सा ध्यान में रखना। फिर देखो इसमें क्या किया है गया है कि टारगेट रखा गया है। कुछ विकसित देश है, यूएसए, जापान, कनाडा, ब्रिटिश, इन देशों ने टारगेट रखा है कार्बन उत्सर्जन को नील करने के लिए, मतलब जीरो नेट करने के लिए। तो इनका टारगेट है 2050 तक। जबकि चीन का कितना है? वो है 2060 तक। मैं पूछूं तो भारत का कितना है? भारत ने कब तक का रखा टारगेट? तो भारत ने रखा है 2070 तक।
अब ये भारत क्या करेगा, इस सम्मेलन के तहत बताएगी कि जो विकसित देश है वो 2050 तक कैसे अपने कार्बन उत्सर्जन को जीरो या नेट जीरो तक ला सकते हैं 2000, इस पे काम करेगा भारत। तो देखिए भारत के लिए कितनी बड़ी उपलब्धि है, जलवायु परिवर्तन को लेकर भारत को कितना सम्मान दिया जा रहा है। अभी वैश्विक स्तर पे भारत का जो सम्मान बढ़ा उससे हम गौरवान्वित है। और इसी के साथ हम आगे चलते हैं सेशन के नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो देखो जो P20 सम्मेलन हुआ था अभी नई दिल्ली के अंदर, उसकी अध्यक्षता भारत ने किसे सौंपी है ये बताना है। तो भारत का उद्घाटन किसने किया था, नरेंद्र मोदी जी ने, ये ध्यान में रखना, मोदी जी ने किया था। कब हुआ था, 13 अक्टूबर और 14 अक्टूबर को हुआ था, कल परसों पूरा हो गया। इसमें अध्यक्षता भारत ने किसे सौंपी ये बताना। भारत की अध्यक्षता तो मोदी जी ने उद्घाटन किया था, तो भारत के पास अध्यक्षता थी। अब इन्होंने नेक्स्ट जो सेशन होगा G20 का, P20, उसमें जो G20 के सदस्य हैं उन्हीं के जो सांसद है वो भाग लेते हैं। P20 का मतलब पार्लियामेंट। तो सांसदों की अध्यक्षता, सांसदों की मीटिंग हुई थी। सांसद जितने भी G20 के सांसद है, अध्यक्ष है लोकसभा के, उनकी मीटिंग थी। तो इसमें उद्घाटन मोदी जी ने किया था। 13 अक्टूबर से 14 अक्टूबर के बीच हुई थी। अब आगे की जो कार्रवाई के लिए, आगे का जो सबमिट होगा उसके लिए अध्यक्ष किसे बनाया ये हमें बताना है। तो उसमें क्या ब्राजील, चीन, इंडोनेशिया या जापान, इसके बारे में हमें बताना है। तो देखिए इसका राइट आंसर होगा ब्राजील। ब्राजील को किसने दिया अध्यक्षता, भारत ने दी है। आगे वाला जो सबमिट होगा P20 का, उसकी अध्यक्षता किसको दी है, ब्राजील को। इसलिए इसको ध्यान में रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आज के सेशन के हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखो एक व्यक्ति है अर्जुन मंडल, उनका हाल ही में निधन हो गया है। हाल ही में निधन का मतलब कल ही हुआ है, 15 अक्टूबर 2023 को इनका निधन हो गया। तो हमें यह बताना है कि अर्जुन मंडल हाल ही में निधन हुआ है, किससे संबंधित थे। तो ऐसे क्वेश्चन क्या है कि SSC वगैरह ज्यादा टारगेट करती है, तो ध्यान में रखना। इसमें वो पत्रकार थे, एक इतिहासकार थे, एक राजनीतिक थे या फिल्म स्टार थे। तो हमें यह बताना ये एक राजनीतिक से जुड़े हुए थे, राजनीतिक व्यक्ति थे। तो इसका राइट आंसर होगा ये राजनीति से संबंधित थे। ये क्या है कि बिहार के एक मंत्री थे, पूर्व मंत्री। बिहार के पूर्व मंत्री थे कौन थे, अर्जुन मंडल, जिनका हाल ही में निधन हो गया। राजनीति के संबंधित थे, एक सामाजिक कार्यकर्ता और अच्छे राजनीतिज्ञ थे, इसलिए इनको थोड़ा सा ध्यान में रखना। आगे चलते हैं हम आज के नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो देखो क्वेश्चन नंबर 10 है, जिसमें लिखा है विधानसभा चुनाव आदर्श आचार संहिता की निगरानी के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया है। क्या है कि भारतीय चुनाव आयोग है, उसने क्या किया है कि जो अभी विधानसभा के चुनाव हो रहे हैं जिन राज्यों में, जैसे अभी राजस्थान में भी हो रहे हैं, तो उनमें क्या है उनकी शिकायतों और उनपे जो आचार संहिता का उल्लंघन नहीं करे उसकी निगरानी के लिए एक ऐप लॉन्च किया है, और इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों में आता है। इसलिए मैं आपके सामने लेकर आया हूं। तो कौन सा ऐप है उसका नाम बता रहा है, सी विजिल, यूनिक ऐप या आदर्श चुनाव या वी चुनाव। तो आपको इसका आंसर बताना है। तो इसका मुख्य सही आंसर होगा सी विजिल। सी विजिल होगा इसका आंसर। सी विजिल नाम से एक ऐप है, उसको लॉन्च किया। उसमें हमारी जो आचार संहिता है उसके यदि कोई उल्लंघन करता है तो उसकी शिकायत करते हैं। तो उसकी शिकायत किस पे की जा सकती है, विजिल ऐप पे की जाती है। तो आपके भी अभी राजस्थान में चुनाव चल रहा है, जिस राज्य में चुनाव चल रही है, यदि आपको कोई आचार संहिता का उल्लंघन करता दिखे तो आप इस ऐप पे जाके उसकी शिकायत कर सकते हो, उसका तुरंत निवारण होता है। बिल्कुल निगरानी के लिए है, तो 24 घंटे आंखें गड़ाए बैठा रहता है चुनाव आयोग इस ऐप पे कि कौन क्या करता है, क्या नहीं करता है, क्या शिकायत है, या तुरंत कार्रवाई की जाती है। इसीलिए इसको ध्यान में रखना। जो सी विजिल ऐप है वो विधानसभा चुनाव की आचार संहिता के उल्लंघन के निगरानी के लिए किसने लॉन्च किया है, भारत चुनाव आयोग ने लॉन्च किया है। चलो आगे चलते हैं आज के नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो वो है, देखो क्वेश्चन नंबर 11 है, ज्यादा लंबी क्लास नहीं होगी आज। 37वें राष्ट्रीय खेलों का आयोजन कहाँ होगा ये हमें बताना है। अब बताओ 37वें राष्ट्रीय खेलों का आयोजन कहाँ होगा, इसके बारे में हमें बताना है। तो आप बताओ 37वें राष्ट्रीय खेलों का आयोजन कहाँ होगा ये हमें बताना है। क्या गोवा, बिहार, असम या महाराष्ट्र। तो देखो 37वें राष्ट्रीय खेल जो इंडिया में हो रहे हैं
वो होंगे गोवा में। ये ध्यान में रखना और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन में आ जाता है। 37वें राष्ट्र खेलों का आयोजन कहाँ होगा? गोवा में होगा। अब ये बताओ, इससे आगे मैं कहूँ कि इसका शुभंकर किसे बनाया गया है? 37वें राष्ट्र खेल है, इनका शुभंकर किसे बनाया गया है? तो ये हमें ध्यान में रखना, उसका नाम है मोगा। ये इंपॉर्टेंट है। शुभंकर, किसी भी खेल के शुभंकर है वो इंपॉर्टेंट होते हैं। मोगा नाम है। जो 37वें राष्ट्रीय खेल गोवा में हो रहे हैं उनका शुभंकर है, उसका नाम है मोगा। इसमें एक नए खेल को शामिल किया गया है अभी हाल ही में, उसका नाम है गटका। अब ये गटका क्या खेल है? इसके बारे में मैं आपको बताता हूँ। गटका एक पंजाब का मार्शल आर्ट है, जिसको इसका प्रदर्शन किया जाता है अपने धार्मिक कार्यों में सिखों द्वारा। तो उस गटका को शामिल किया है, किसमें किया है? 37वें राष्ट्र खेलों में। इसको भी ध्यान में रखना, यह भी इम्पोर्टेंट है। 37वें राष्ट्र खेलों में अभी नया जो खेल शामिल किया है वो गटका है। गटका एक सिखों का मार्शल आर्ट है, जिसमें ये अपने धार्मिक प्रोग्राम होते हैं उसमें करतब दिखाते हैं। उसका 37वें राष्ट्र खेलों का शुभंकर कौन है? तो मोगा। ये हमें ध्यान में रखना है। तो ये गोवा है। गोवा की राजधानी कहाँ है? मैं आपसे पूछो गोवा की राजधानी, तो वो है पणजी। राष्ट्रपति की मुख्यमंत्री कौन है? सीएम कौन है वहां के? तो प्रमोद सावंत। बस इतना सा ध्यान में रखना, थोड़ा सा जनरल नॉलेज के लिए। 37वें राष्ट्र खेल कहाँ हो रहे हैं? गोवा में हो रहे हैं। वहां के राष्ट्र जो सीएम कौन है? वो प्रमोद सावंत है। वहाँ राजधानी कौन सी है? पणजी है। जो गोवा में हो रहे हैं उनका शुभंकर कौन सा है? मोगा। नया खेल शामिल किया गया है, वो कौन सा है? वो है गटका। 37वें राष्ट्र खेलों में नया, जो क्या है? सिखों का एक मार्शल आर्ट है। फिर मैं कहूँ 38वें कहाँ होंगे? तो 38वें यदि आपसे पूछा जाए 38वें कहाँ होंगे, तो आपको बताने हैं जो उत्तराखंड है उसमें होंगे। उत्तराखंड में होंगे 38वें राष्ट्रीय खेल। बस इतना सा ध्यान में रखना। आगे की आज के सेशन के हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है। ऐसे क्वेश्चन भी आरपीसी किसी भी एग्जाम को टच कर सकता है ये क्वेश्चन, ये मान के चलो। तो हॉर्नबिल महोत्सव, एक महोत्सव उसका नाम है हॉर्नबिल महोत्सव, कहाँ मनाया जाता है ये हमें बताना है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। हॉर्नबिल, ये हमें बताना है कहाँ मनाया जाता है। तो नागालैंड में, मणिपुर में, असम में या मिजोरम में, ये हमें बताना है। तो जो हॉर्नबिल महोत्सव है वो कहाँ मनाया जाता है? नागालैंड में मनाया जाता है। ये हमें ध्यान में रखना। नागालैंड है उसमें हॉर्नबिल महोत्सव मनाते हैं। हर किसी राज्य या जगह में कुछ अलग अलग महोत्सव होते हैं, उन्हीं महोत्सव को हमें ध्यान में रखना है। तो नागालैंड में एक महोत्सव मनाया जाता है, उसका नाम है हॉर्नबिल महोत्सव। ये कब होता है? 1 से 10 दिसंबर के मध्य होता है। 1 से 10 दिसंबर के मध्य होता है नागालैंड में। नागालैंड का एक हेरिटेज गांव है, नागालैंड का एक हेरिटेज गांव है, उसमें किया जाता है। हेरिटेज गांव है, उसका नाम है किसाया। ये हमें ध्यान में रखना है। हॉर्नबिल महोत्सव कहाँ का है? नागालैंड का है। नागालैंड में कब मनाया जाता है? 1 से 10 दिसंबर को। नागालैंड का एक हेरिटेज गांव है किसाया, उसमें मनाया जाता है। ये मना रहे हैं अभी 24वां, ये 24वां मना रहे हैं। लेकिन उन्होंने कहा है कि 25वां होगा। वो कब होगा? तो ये 2023 में 24वां हो रहा था, 2024 में 25वां हो जाएगा। तो उसमें अलग ही थीम, अलग ही तरीके से बहुत ही रोमांचक और बहुत ही अच्छा देखने को मिलेगा, क्योंकि 25वां है तो कुछ स्पेशल करने की कोशिश करेंगे। तो कहाँ मनाया जाता है हॉर्नबिल महोत्सव? नागालैंड में। उसमें क्या हेरिटेज गांव, उसका नाम है किसाया। अब नागालैंड से संबंधित एक क्वेश्चन और है कि नागालैंड में पहले क्या मेडिकल कॉलेज नहीं थी? तो अब नागालैंड में मेडिकल कॉलेज खोल दी गई है। तो वो नागालैंड की पहली हुई ना मेडिकल कॉलेज, तो पहली हुई तो इंपॉर्टेंट हो गई हमारे लिए, तो इसको ध्यान में रखना है। NIMSR उसका नाम है। जो नागालैंड की पहली मेडिकल कॉलेज है उसका हाल ही में उद्घाटन किया गया है, उसका नाम है NIMSR। उसकी फुल फॉर्म है नागालैंड इंस्टीट्यूट, नागालैंड
इंस्टीट्यूट नागालैंड इंस्टीट्यूट मेडिकल, नागालैंड इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज रिसर्च। बस ये इंपॉर्टेंट है, इसको भी ध्यान रखना। NIMSR है, वो नागालैंड की प्रथम मेडिकल कॉलेज है जिसका हाल ही में उद्घाटन किया गया है। उसका नाम है नागालैंड इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस एंड रिसर्च है। जो नागालैंड हमारे केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री है, उन्होंने जो डॉक्टर मनसुख मावंडिया, डॉक्टर मनसुख मावंडिया है, मंडाविया है, सॉरी, डॉक्टर मनसुख मंडाविया है, जो अपने केंद्रीय मंत्री है, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री। उन्होंने क्या किया, उद्घाटन किया नागालैंड में अभी हाल ही में परसों। उसने मेडिकल का नाम है निम्सर, उसका नाम है नागालैंड इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज एंड रिसर्च। तो ये एक पहली मेडिकल कॉलेज है नागालैंड की, तो इसको भी इंपॉर्टेंट ध्यान में रखना, नागालैंड से संबंधित था, इसलिए मैं ये चीज लेके आया आपके सामने। तो देखिए आज के सेशन के हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो देखो बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत अच्छा क्वेश्चन है, क्योंकि जिसको भी मोदी जी टारगेट करके बधाई संदेश देते हैं उसको स्पेशली ध्यान में रखना चाहिए हमें। तो देखिए अंडर 20 शतरंज विश्व चैंपियनशिप 2023 किसने जीता, ये हमें बताना है। अंडर 20 मतलब 20 वर्ष से नीचे का जो शतरंज गेम है उसमें किसने जीता ये बताना है। तो उसमें रौनक, महेश, रमेश या रोहित। तो इनमें से ये जो रौनक है जो नागालैंड, महाराष्ट्र, नागपुर नागपुर महाराष्ट्र के हैं। रौनक है वो कहाँ के हैं, नागपुर महाराष्ट्र के हैं। ये 17 वर्षीय खिलाड़ी है, ये 17 वर्ष के हैं, इसको ध्यान में। इन्होंने क्या जीता है, अंडर 20 शतरंज विश्व चैंपियनशिप 2023 जीता है, ये इसको ध्यान में रखना। इन्होंने किनको हराया है, टोबियास कोयले, टोबियास कोयले, ये ध्यान में रखना। इन्होंने हराया किसको है, टोबियास कोयले को हराया। वो कहाँ के थे, जर्मनी के थे। तो ध्यान में रखना अंडर 20 शतरंज विश्व चैंपियनशिप 2023 कौन बना है, रौनक बना है, जो कहाँ के अपने नागपुर महाराष्ट्र के 17 वर्ष के खिलाड़ी हैं, जिन्होंने टोबियास कोयले जर्मनी को हराया। अब आपसे ये पूछा जाए कि इतना तो हमें पता, लेकिन अंडर 20 शतरंज विश्व चैंपियनशिप 2023 का आयोजन कहाँ किया गया था ये बताना है। तो इसका आयोजन कहाँ हुआ था, आयोजन हुआ था इटली में, इसको भी ध्यान में रखना। आयोजन करता देश कौन था, इटली था। अब ये चर्चा में क्यों आए, इन्होंने ये जीत तो लिया, पर ये जब टूर्नामेंट में जा रहे थे तो इन्हें पासपोर्ट के लिए बहुत दिक्कतें उठानी पड़ी थी। उनका पासपोर्ट नहीं बन पा रहा था और पासपोर्ट के लिए किसी ने सपोर्ट भी नहीं किया। फिर भी उन्होंने माइंड को सेटअप करके जैसे कैसे पासपोर्ट बना हुआ पहुंचे, और अपने माइंड को ये नहीं सोचा कि हमारे पासपोर्ट नहीं मिला, परेशान नहीं है, अपने माइंड को सेट रखा और क्या जीत गए, अंडर 20 शतरंज विश्व चैंपियनशिप बन गए 2023 के। इसको ध्यान में रखना। ये रौनक है, कहाँ के, नागपुर महाराष्ट्र के 17 वर्षीय खिलाड़ी। इन्होंने हराया किस पर, टोबियास कोयले को हराया, जर्मनी के रहने वाले। आयोजन इटली में हुआ था। बस इसके लेकर इतना। अब आगे चलते हैं हम। अब देखो जब अपने क्वेश्चन तो हो गए, अब कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज थी वो आपके सामने मैं लेके आ रहा हूँ, तो उसको ध्यान में रखना। अब देखो ये दो खिलाड़ी, मैंने जब एशियन गेम्स की क्लास ली तब भी आपको बताया था कि ये दो खिलाड़ी है, इनको क्यों ध्यान में क्यों रखना है। तो 19वें जो एशियन गेम्स हुए हैं, भारत के सब पदक जीतने वाले सबसे युवा खिलाड़ी और उम्र दराज खिलाड़ी, इन दो को ध्यान में रखना है। युवा खिलाड़ी और उम्र दराज खिलाड़ी, युवा खिलाड़ी और इसमें देखो महिलाओं की स्पीड स्केटिंग टीम की जो 3000 मीटर रेस में कांस्य पदक जीतने वाली 15 वर्षीय एथलीटिक है संजना बाथुला, इसको ध्यान में रखना। ये कौन है, संजना बाथुला। ये कितने साल की है,
15 वर्ष की है, इसको ध्यान में रखना। 15 वर्षीय खिलाड़ी है। कौन सी खिलाड़ी है? स्पीड स्केटिंग खिलाड़ी है, जिसने 3000 मीटर में क्या जीता है? कांस्य पदक जीता है। तो सबसे युवा खिलाड़ी का पूछा जाए आपसे तो आपको नाम बताना, संजना बाथुला। वो स्केटिंग से संबंधित है। 3000 मीटर में इन्होंने कांस्य जीता है। ये एशियन 19वीं एशियन गेम्स में सबसे युवा खिलाड़ी थी। और सबसे उम्रदराज का आपसे पूछा जाए तो 65 वर्षीय है जग्गी शिवदासनी। कौन है? जग्गी शिवदासनी। इन्होंने भी क्या है? मेडल जीता है। इन्होंने शिवदासनी ने भारत के सबसे उम्रदराज पदक विजेता है। उन्होंने पुरुषों के ब्रिज टीम इवेंट में क्या जीता है? रजत जीता है। तो सबसे उम्रदराज एशियन गेम्स 19वीं एशियन गेम्स में जाने वाले कौन से थे? जग्गी शिवदासनी, जिन्होंने क्या है? मेडल जीता है। मेडल भी कौन सा जीता है? रजत जीता है। रजत भी किस में जीता है? ब्रिज टीम इवेंट में। और सबसे युवा खिलाड़ी है वो संजना बाथुला है, 15 वर्ष की खिलाड़ी है। इन्होंने स्पीड स्केटिंग में 3000 मीटर में कहां से जीता है? इसको ध्यान में रखना, ये इंपॉर्टेंट। अब देखो, एक मैंने आपको उस दिन पहले भी बताया था कि जो भारत के लिए है सात्विक और चिराग की जोड़ी, जिन्होंने इतिहास रचा था एशियन गेम्स में गोल्ड लाकर बैडमिंटन की डबल में पहली बार मिला है। तो इसमें मेंस डबल में हासिल नंबर 1 रैंकिंग पे आ गए। अब ये क्या बन गए हैं? एथलेटिक्स वर्ल्ड नंबर 1 की रैंक पे है। तो इसको ध्यान में रखना, इंपॉर्टेंट है। सात्विक चिराग की जोड़ी बैडमिंटन मेंस डबल में हासिल की नंबर 1 रैंक। पूरे वर्ल्ड में जो बैडमिंटन है उसकी डबल्स की जो स्पर्धा होती है उसमें पहले रैंक पे कौन है? सात्विक और चिराग। भारतीय शटलर है सात्विक साईराज रंकाड़ी और चिराग शेट्टी की जोड़ी बैडमिंटन मेंस डबल रैंकिंग में पहले पायदान पर पहुंचने वाली भारतीय जोड़ी बन गई है। ये जो जोड़ी है ये पक्का क्वेश्चन पूछा जाएगा, ये मान लो। एशियन गेम्स में भी क्या किया इन्होंने? डबल स्पर्धा में गोल्ड जीता था, पहली बार जीता था, तो भी इंपॉर्टेंट थे। अब ये क्या है कि वर्ल्ड की नंबर 1 रैंक पे आ गए हैं। ये जोड़ी आने वाली भारत की पहली जोड़ी है सात्विक और चिराग की। तो इसको ध्यान में रखना, इंपॉर्टेंट था, इसलिए मैं थोड़ा सा आपके सामने लेके आ गया इसको। आज के सेशन के हम नेक्स्ट कड़ी पे चलते हैं। तो देखो, नेक्स्ट कड़ी पे हम लेके आए हैं आपके सामने तो विधानसभा चुनाव है उसका शेड्यूल लेके आए। किन किन राज्यों में अभी विधानसभा चुनाव होने हैं, कहाँ पे कितनी सीटें और कब होने हैं, बस इसका थोड़ा सा ध्यान में रहे, इसलिए मैं आपके साथ थोड़ी सी चर्चा कर लेता हूँ। इसमें जो राज्य है उनमें छत्तीसगढ़ है, फिर मिजोरम है, फिर मध्य प्रदेश, राजस्थान और तेलंगाना, ये 5 राज्य हैं, इनमें चुनाव होने। अभी हाल ही में आचार संहिता लगी है तो इनमें चुनाव होने तो घोषणा की है। तो चुनाव आयोग में क्या है कि पहले हमें ध्यान रखना, जो छत्तीसगढ़ है उसमें विधानसभा की कितनी सीटें हैं? 90 सीटें हैं। बस इतना सा ध्यान में रखना। छत्तीसगढ़ में जो चुनाव होने, छत्तीसगढ़ में विधानसभा की कितनी सीटें हैं? 90 सीटें हैं। बहुमत के लिए कितनी चाहिए? 90 सीटें हैं, तो फिर 45 आधा 1 46 चाहिए। फिर देखो मिजोरम में कितनी सीटें हैं? तो 40 सीटें विधानसभा की। फिर तो बहुमत के लिए 21 सीटें चाहिए। फिर देखो उत्तर प्रदेश है, इसमें कितनी सीटें हैं? 230 सीटें। सबसे ज्यादा विधानसभा की सीटें हमारे उत्तर प्रदेश, सॉरी मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश में है लेकिन ये मध्य प्रदेश है। मध्य प्रदेश में 230 सीटें विधानसभा की। और कितनी है? तो 230 तो 115 आदि और 1 प्लस हो जाए तो 116 बहुमत के लिए चाहिए। फिर देखो अपना राजस्थान है, राजस्थान में कितनी सीटें विधानसभा सीटें? 200 सीटें हैं। इतना ध्यान में रखना। उसमें क्या है? बहुमत के लिए 200 सीटें हैं, तो कुल तो 101 बहुमत के लिए चाहिए। और तेलंगाना है, उसमें 119 सीटें 119 सीटें हैं, तो इनमें 60 सीटें चाहिए उन्हें बहुमत के लिए। तो हमें इनमें क्या ध्यान में रखना है, ये बातें हमें। जो छत्तीसगढ़ है उसकी कुल विधानसभा सीटें हैं 90। चुनाव कब होंगे? 2 चरणों में होंगे। एकमात्र राज्य है छत्तीसगढ़ जिसमें 2 चरणों में चुनाव कराए जाएंगे, एक तो 7 और एक 17 नवंबर को। 7 नवंबर को और 17 नवंबर, कुल सीटें हैं 90। फिर देखो मिजोरम में कब हो रहे हैं चुनाव? 7 नवंबर को डेट दी है। और कितनी सीटें विधानसभा सीटें? 40। फिर देखो मध्य प्रदेश है, मध्य प्रदेश में चुनाव कब हो रहे हैं? 17 नवंबर को। तो इसमें विधानसभा सीटें कितनी है? 230। हमें ये ध्यान में रखना। राजस्थान है, राजस्थान में कब हो रहे हैं चुनाव? 25 नवंबर। पहले इन्होंने डेट दी थी 23 नवंबर की। पर राजस्थान में क्या है कि सबसे बड़ा जो शादियों का सीजन या शादियों की जितनी भी शादियां होती है उनमें उन्होंने क्या किया अपने जो जेव उठनी 11 जिसको बोलते हैं देव उठनी 11 बोला है भी नहीं, जका का माए सबसे ज्यादा ब्याह शादी हुआ है। और अतः 3-4 महीना का गैप क्यों लोग उड़ी का कद देवठनी 11 सवर कद ब्याह मंडा। तो वो 54 लगभग सरकार ने आंकड़ा दिया कि 54,000 शादियां हैं।
इस दिन। तो सारे लोग प्रभावित होंगे तो फिर वोटिंग कौन करेगा भाई? जिम्मन ने ब्याह चौक लागे वोट की देना के न्याल करे आके वह सीधी। तो आ चीज अपन ध्यान में कौन रखनी है कि डेट बदल 25 नवंबर करनी है और सभी को वोटिंग करनी है। अपने मतदान का अपना जो मतदान है उसको 100% करना है। यही हमारी ताकत है लोकतंत्र की। तो ये कब हो रहे हैं 25 नवंबर को। कितनी सीटें हैं? 200 सीटें। फिर देखो तेलंगाना में कब हो रहे हैं 30 नवंबर को और कितनी सीटें हैं 119। तो इतना सा ध्यान में रखना है। छत्तीसगढ़ में विधानसभा की 90 सीटें हैं, मध्य प्रदेश में 230 है, मिजोरम में 40 है, राजस्थान में 200 है और तेलंगाना में 119 है। आज का सेशन हमने कंप्लीट किया है। इतने ही क्वेश्चन थे तो मेनली हम आपके सामने लेके आए थे। बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चन होते हैं वही मैं आपके सामने लेके आता हूँ। ज्यादा क्वेश्चन आपके सामने नहीं लेके आता। तो आप हमारे साथ लगातार जुड़े रहिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ और कंटिन्यू हमारी क्लास को देखते रहिए और उत्साह बढ़ाते रहिए। और जो भी आपको लगता है वो कमेंट करके हमें जरूर बताएं। और जो नवरात्रा चल रहे हैं एक बार आप सभी को नवरात्रा की हार्दिक शुभकामनाएं। माता रानी का आशीर्वाद आप सभी पे बना रहे। बहुत बहुत धन्यवाद।